नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइन। नहीं रहे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पहले सिख प्रधानमंत्री थे डॉक्टर सिंह, आर्थिक सुधारों के लिए देश करेगा याद। भाषाओं को संरक्षित करने के लिए यूनेस्को और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र आए साथ, तेजी से विलुप्त हो रही भाषाओं को किया जाएगा संरक्षित, डिजिटली किया जा रहा है संरक्षण। और 27 दिसंबर 1911 को पहली बार राष्ट्रगान सार्वजनिक मंच पर हुआ था पेश। कांग्रेस के कलकत्ता सम्मेलन में गाया गया था राष्ट्रगान। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है भारत का राष्ट्रगान। आइए शुरू करें। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। भ्रष्टाचार न रोक पाने, पार्टी हाईकमान के इशारे पर चलने जैसे तमाम आरोपों के बावजूद आज देश की इकोनॉमी में जो बूम देखा जा रहा है, उसकी बुनियाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही रखी थी। उनका एक स्टेटमेंट है, आई डोंट बिलीव दैट आई हैव बीन अ वीक प्राइम मिनिस्टर, ऑनेस्टली बिलीव दैट हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन द कंटेम्पररी मीडिया। यकीनन इतिहास में उन्हें देश में आर्थिक सुधारों के आर्किटेक्ट और देश की अर्थव्यवस्था को एक बड़े संकट से निकालने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने वाले पहले सिख व्यक्ति थे। वे मई 2004 से मई 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म अविभाजित भारत में हुआ था। वे 26 सितंबर 1932 को वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जन्मे थे। देश के विभाजन के दौरान उनका परिवार भारत के अमृतसर में आकर बस गया था। पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने इकोनॉमिक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से ऑनर्स की डिग्री हासिल की थी। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से डी.फिल की डिग्री भी ली थी। वे पंजाब और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे। 1966 से 1969 के दौरान उन्होंने यूएन में भी काम किया। 1971 में वे भारत सरकार में आर्थिक सलाहकार के तौर पर शामिल हुए। 1972 से 76 के दौरान उन्होंने भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पर काम किया। 1976 में वे वित्त मंत्रालय में सचिव के तौर पर नियुक्त किए गए। उनकी प्रमुख किताबों में इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ शामिल है। 1980 से 82 के दौरान उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर काम किया। देखिए, योजना आयोग को रिप्लेस करके अब नीति आयोग का गठन कर दिया गया है, इसे भी याद रखिएगा। 1982 से 85 के दौरान वे देश के केंद्रीय बैंक में गवर्नर के पद पर काबिज हुए। 1987 में भारत सरकार ने उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1987 से 90 के दौरान उन्होंने स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित थिंक टैंक साउथ कमीशन के सेक्रेटरी जनरल के पद पर कार्य किया। 1990 से 91 के दौरान उन्हें प्रधानमंत्री के आर्थिक मामलों के सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया था। मार्च 1991 में उन्हें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। फिर 1991 में प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव ने वित्त मंत्री के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना था। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के इस कॉम्बिनेशन ने देश की दशा और दिशा को बदल दिया। दरअसल 1991 में देश ने एक गंभीर वित्तीय संकट का सामना किया था। विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खत्म हो रहा था। बताया जाता है कि तेल आयात के लिए केवल 3 हफ्तों का ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। तब एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के सुधारों को अपनाया गया। लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण से मतलब होता है सरकार के प्रतिबंधों में कमी के साथ बिजनेसेस को आयात निर्यात से जुड़े निर्णयों की ज़्यादा आज़ादी देना। वहीं प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण से मतलब है सरकार के बजाय उद्योगों के प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा देना। ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, पूरे एलपीजी का मकसद वैश्वीकरण ही है। अगर साधारण शब्दों में कहें तो वैश्वीकरण का सीधा मतलब है किसी देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से इंटीग्रेट करना या फिर एकीकृत करना। लेकिन वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। ये केवल आर्थिक पक्ष तक ही सीमित नहीं है। इसका प्रभाव सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जैसे सभी आयामों पर होता है। आप जानते हैं भारत का राष्ट्रगान क्या है? आपको सही पता है, भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन। लेकिन आज यानी 27 दिसंबर का दिन भारत के राष्ट्रगान के इतिहास के लिए कितना अहम है, ये शायद आप नहीं जानते हो। दरअसल 27 दिसंबर 1911 को पहली बार राष्ट्रगान सार्वजनिक मंच पर पेश किया गया था। इसे सरला देवी चौधरानी ने कुछ स्कूली स्टूडेंट्स के साथ
पेश किया था। मौका था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी के कलकत्ता अधिवेशन का। कांग्रेस का 26वां अधिवेशन कलकत्ता में 26 से 28 दिसंबर 1911 के बीच आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। एक बात और समझिए, कांग्रेस का यह अधिवेशन जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए आयोजित किए जा रहे दिल्ली दरबार के साथ भी कोइंसाइड करता है। लेकिन खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने एक पत्र लिखकर राष्ट्र के प्रति समर्पित इस गाने के लिए अपने इंटेंट को, इरादे को जाहिर किया था। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बांग्ला भाषा में लिखित भारतो भाग्य विधाता का हिंदी वर्जन है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित आमार सोनार बांग्ला वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। जन गण मन को भारत की संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के तौर पर अपनाया था। वहीं वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया था। राष्ट्रगान को इंग्लिश लैंग्वेज में आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में ट्रांसलेट किया गया था। 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर मदनपल्ली के बेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज में विजिट पर आए थे, जहां उन्होंने 28 फरवरी 1919 को राष्ट्रगान को इंग्लिश में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के तौर पर ट्रांसलेट किया था। इंग्लिश वर्जन के लिए म्यूजिकल नोट्स मार्गरेट कजिन्स ने तैयार किए थे। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों की सूची में राष्ट्रगान का जिक्र है। अनुच्छेद 51A के मुताबिक हर एक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। अगर आपका सपना है सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में सफलता हासिल करना और आईएएस बनना, तो स्टडी IQ IAS हिंदी टीम आपके लिए लेकर आई है एक अनूठा अवसर, P2I बैच। ये बैच एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो आपकी यूपीएससी की पूरी तैयारी को सिस्टमैटिक और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाता है। इसमें शामिल हैं 1000+ घंटे की लाइव क्लासेस जो आपको हर विषय की गहराई तक ले जाएंगी। 1-to-1 मेंटोरशिप जिससे किया जा सकेगा आपकी कमजोरियों और डाउट्स का समाधान। SIP क्रैश कोर्स जो प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की तैयारी के दौरान एक मील का पत्थर साबित होगा। डेली करंट अफेयर्स ताकि आप अपडेटेड रहें देश दुनिया से। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो आपको न केवल आत्मविश्वास से भरपूर करेगा बल्कि साक्षात्कार के हर पहलू के लिए पूरी तरह से तैयार भी करेगा। इसके अलावा इस बैच की खासियत है इसकी फ्री रेसिडेंशियल सुविधा जो प्रीलिम्स पास करने के बाद दिल्ली में मेंस की तैयारी के लिए दी जाती है। तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे साथ और करिए अपने सपने को साकार। ज्यादा जानकारी के लिए आप amrit@studiiq.com पर संपर्क कर सकते हैं या फिर SIQH कोड लगाकर एडमिशन ले सकते हैं। यूनेस्को और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यानी इग्नका ने भारत में लुप्त होती 700 भाषाओं को संरक्षित करने के लिए एक संयुक्त पहल शुरू की है। इनमें ब्राह्मी, मोडी, कोरगा, इरुला, शोलगा, शारदा, कैथी, टाकरी जैसी भाषाएं शामिल हैं। देखिए, भारत में कुछ भाषाएं तेजी से विलुप्त हो रही हैं क्योंकि इन्हें बोलने वाले लोग कम हो गए हैं। इन भाषाओं या बोलियों में हमारे पूर्वजों का बहुमूल्य ज्ञान छिपा है जो प्राकृतिक खेती, पारंपरिक चिकित्सा और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित है। यदि ये भाषाएं खो जाती हैं तो ये ज्ञान भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए इन भाषाओं में लिखे गए प्राचीन पांडुलिपियों और पुस्तकों को समझने के लिए युवाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही भाषाओं का संरक्षण और डिजिटलीकरण भी किया जा रहा है। इग्नका के विशेषज्ञ इन भाषाओं की पांडुलिपियों और स्क्रिप्ट को डिकोड कर रहे हैं जिससे इन्हें डिजिटल रूप में संरक्षित किया जा सके। इससे भविष्य की पीढ़ियां इन भाषाओं को सीख सकेंगी और इनसे जुड़े ज्ञान का लाभ उठा सकेंगी। IGNCA ने मेरा गांव मेरी विरासत कार्यक्रम के तहत भारत के 6.5 लाख गांवों का नक्शा तैयार करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य गांवों की स्थानीय भाषाओं, खान-पान और संस्कृति को संरक्षित करना है। यूनेस्को से मतलब है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यह संस्था दुनिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार और सूचना को बढ़ावा देने का काम करती है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। जलवायु परिवर्तन से दुनिया पर पड़ रहे प्रभावों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है और ये रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन और क्लाइमेट सेंट्रल नाम की 2 संस्थाओं ने। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में दुनिया ने औसतन खतरनाक गर्मी वाले 41 से ज्यादा दिनों का सामना किया है। वहीं छोटे द्वीप और विकासशील देशों के लोगों ने 130 अतिरिक्त गर्म दिनों का सामना किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वैज्ञानिकों ने 2024 में 219 एक्सट्रीम वेदर की घटनाओं की पहचान की और उनमें से 29 पर स्टडी की।
की। उन्होंने पाया कि जलवायु परिवर्तन के चलते 26 चरम मौसमी घटनाओं में कम से कम 3700 लोगों की मौत हुई और लाखों लोग विस्थापित होने को मजबूर हुए। इस साल सूडान, नाइजीरिया, नाइजर, कैमरून और चाड में आई खतरनाक बाढ़ों को भी स्टडी किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है, जो कि 2040 या 2050 की शुरुआत में पहुंचने की पूरी संभावना है, तो इन क्षेत्रों में हर साल भारी बारिश होने की पूरी संभावना बनेगी। इसके अलावा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसों के तेजी से बढ़ने के कारण औसत वैश्विक तापमान 1850 से 1900 के औसत की तुलना में पहले ही 1.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। आपको बता दें कि जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, तेल और गैस जलवायु परिवर्तन में सबसे बड़े योगदान करता है, जो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 75% से ज्यादा और पूरे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लगभग 90% के लिए जिम्मेदार हैं। देखिए, ये बात पूरी दुनिया को पता है कि फॉसिल फ्यूल्स के चलते ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है और जिसके चलते दुनिया की सबसे बड़ी समस्या जलवायु परिवर्तन के तौर पर सामने है। लेकिन चैलेंज ये है कि ग्लोबल साउथ यानी अविकसित और विकासशील देशों के पास इतना पैसा और तकनीक नहीं है कि वो पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर स्विच कर जाएं। इसीलिए इस बात पर चाहे जितना भी जोर दे लिया जाए कि जलवायु परिवर्तन की समस्या के लिए ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, लेकिन जब तक फंडिंग को लेकर सहमति नहीं बनती, इसका समाधान आसान नहीं होगा। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। FTA वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के बीच होने वाला समझौता है। यह मुक्त व्यापार क्षेत्र की परिकल्पना पर आधारित है। इसका मकसद व्यापारिक बाधाओं को खत्म कर देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देना है। मुक्त व्यापार में प्रचलित संरक्षणवादी नीतियों का उल्टा होता है। इससे उपभोक्ताओं को विश्व बाजार में सबसे सस्ते सामान तक पहुंच हासिल होती है। इसमें ऐसे देशों को लाभ होता है जहां पर तुलनात्मक रूप से सस्ता श्रम या संसाधन मौजूद है। वे देश दूसरे देशों को उत्पादों का निर्यात करके लाभ कमा सकते हैं। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। RBI द्वारा जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत के बैंकों का मुनाफा लगातार छठे साल 2023-24 में भी बढ़ा है। बैंकों का NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स घटकर 13 साल के निचले स्तर 2.7% पर आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों के ऋण और जमा में लगातार बढ़ोतरी जारी है, जिससे भारत के बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत बनी हुई है। सितंबर के आखिर तक बैंकों के कुल कर्ज में शुद्ध फंसे हुए ऋण की हिस्सेदारी कम होकर 0.57% हो गई। उधर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी NBFCs की संपत्ति गुणवत्ता साल 2023-24 में सुधरी है और उनके बैलेंस शीट में 2 अंकों की मजबूत वृद्धि देखी गई है। NBFCs ने अपने बैलेंस शीट को बेहतर करते हुए उधारी में जबरदस्त विस्तार किया है। इस बीच अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों के मुनाफे में भी सुधार हुआ है, हालांकि इनकी पूंजी की स्थिति का स्तर संतोषजनक है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम आज बांह पर काली पट्टी बांधकर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न मैदान में उतरी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5 मैचों की श्रृंखला में कल से चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच खेला जा रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। इसे यह नाम 1996 में मिला। दरअसल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट 28 नवंबर 1947 को खेला गया था। तब से 1996 तक दोनों देशों के बीच कुल 50 टेस्ट खेले गए थे। फिर दोनों देशों के बोर्ड ने फैसला किया कि 51वें टेस्ट को खास बनाया जाए। ऐसे में दोनों देशों के महान क्रिकेटर्स के नाम पर ट्रॉफी रखने का फैसला लिया गया। फिर 1996-97 में इसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नाम दिया गया। उधर चीन ने अपनी नई पीढ़ी का पहला एम्फीबियस असॉल्ट वॉरशिप टाइप 076 जहाज लॉन्च किया है। इसका नाम सिचुआन रखा गया है। पूरी तरह से चीन द्वारा विकसित इस वॉरशिप को चीन की राजधानी शंघाई में एक समारोह के दौरान लॉन्च किया गया। इस जहाज को दुनिया का सबसे बड़ा एम्फीबियस वॉरशिप कहा जा रहा है। देखा जाए तो यह पहले के टाइप 075 जहाज़ों का ही एक एडवांस वर्जन है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम लगे हैं, जो इसे फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और ड्रोन ले जाने में सक्षम बनाता है। यह चीन की नौसेना को दूर दराज के इलाकों में युद्ध लड़ने की ताकत को बढ़ावा देगा। साथ ही दक्षिण चीन सागर और ताइवान स्ट्रेट जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भी चीन की नौसैनिक ताकत को मजबूत करेगा।
SIP एकेडमी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कर्नाटक के बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में तीसरा मियावाकी जंगल प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के तहत 9,500 स्क्वायर फीट क्षेत्र को कवर किया गया है, जिसमें 80 देशी प्रजातियों के पौधे सहित कुल 3,000 पौधे लगाए गए हैं। इस पहल में SIP अबेकस और ग्लोबल आर्ट के 50 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। SIP एकेडमी का पूरा नाम सोशेबल इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेसिव एकेडमी इंडिया है। यह बच्चों के कौशल विकास से जुड़ी हुई एक संस्था है। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। वहीं मियावाकी तकनीक जापानी वैज्ञानिक अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित की गई है। इस तकनीक से देशी पेड़ों के घने जंगल तेजी से उगाए जाते हैं। इसमें पेड़ खुद अपना विकास करते हैं और 3 साल के भीतर वे अपनी पूरी लंबाई तक बढ़ जाते हैं। इससे कार्बन उत्सर्जन कम करने, हवा साफ करने, मिट्टी और पानी की गुणवत्ता सुधारने और स्थानीय जैव विविधता को बढ़ाने में मदद मिलती है। भारत का पहला मियावाकी जंगल प्रोजेक्ट तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में और दूसरा महाराष्ट्र के जलगांव में शुरू किया गया था। केंद्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा चौथा सुशासन सप्ताह 2024 और प्रशासन गांव की ओर अभियान का आयोजन किया गया। इसका मकसद सरकारी सेवाओं को गांवों तक पहुंचाना है और उन्हें सरल, पारदर्शी और आसान बनाना है। यह भारत का सबसे बड़ा नागरिक केंद्रित अभियान है। इसके तहत राशन कार्ड, पेंशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जटिलता को दूर कर इनकी सेवाएं ग्रामीणों के दरवाजे पर प्रदान की जा रही हैं। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग भारत सरकार की प्रशासनिक सुधार के साथ साथ राज्य और केंद्र सरकार के एजेंसी से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए नोडल एजेंसी है। यह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। आइए देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन रहे हैं। पहला सवाल है, आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पिंगली वेंकैया ने यहां भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को डिजाइन किया। पट्टाभी सीतारमैया ने यहां से आंध्र क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने यहां पर राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। या फिर मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने यहां सबसे पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया। अगला प्रश्न है, मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? वाणिज्यिक कृषि का संवर्धन, शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन, समुद्री सतहों पर पवन ऊर्जा का संग्रहण, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को बढ़ावा देना। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, CPR से तात्पर्य है कार्डियो प्रोग्राम बचाओ, कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन, कार्डियक पल्सेटाइल संशोधन या फिर कार्डियो पल्मोनरी संशोधन। सही जवाब है विकल्प बी, यानी कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन। दूसरा प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम किस देश द्वारा तैयार किया जा रहा है? चीन, USA, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत? सही जवाब है विकल्प ए, यानी चीन। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। नमस्कार।